अगर एग्जाम हॉल में जाने से पहले मुझे कुछ रिवाइज करना है तो उसके लिए मैं ये वीडियो देखूंगा, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी थोड़े बहुत फैक्ट्स हो गए इंपॉर्टेंट वो मैं बताऊंगा। और ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो रहेगी। और आपके जो 90% पॉलिटी के क्वेश्चंस है वो इन्हीं थीम से आएंगे, थीम से, ये जो मैंने जितना भी लिखा हुआ है इधर। सबसे पहला टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में यूपीएससी ने यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 1813 वाले एक्ट में अगर आप लोगों को दो बातें याद रखनी है तो एक तो ये वाली बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी वो खत्म कर दी गई थी। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था वेस्टर्न कंट्रीज में। तो दूसरी कंपनियां भी बोल रही थी कि हमें भी ट्रेड करना है, तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि सिर्फ मतलब कि इंडिया में ट्रेड करी थी, इसकी मोनोपोली खत्म कर दी, लेकिन इसकी मोनोपोली मेंटेन की टी, ओपियम और चाइना। यानी कि चाइना के साथ अभी भी ट्रेड करने की जो मोनोपोली थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। 1833 में क्या हुआ? 1833 में बेसिकली जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। सबसे पहली बात ये हुई। और पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? वो थे विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। और यहाँ पे फर्स्ट लॉ मेंबर को ऐड किया गया था गवर्नर जनरल की लॉ काउंसिल में। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली की एक्सेप्शन थी ना वो यहाँ पे खत्म कर दी गई। 1858, इसको बेसिकली एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोलते हैं। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको एक तरह से एबोलिश कर दिया गया था। यहाँ पे नई पोस्ट बनाई गई थी जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। 1909, 1909 बेसिकली इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको मोल्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। और यहीं पे आपको जो मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी 1919। 1919 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस वाले एक्ट को बोलते हैं मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी यूपीएससी में। और यहीं पे बेसिकली क्या किया गया था 1919 के अंदर? डेआरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? प्रोविंशियल लेवल पे। ये आप लोगों को याद रखना है, डेआरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब देखो, ये मैं कोई आप लोगों को टॉपिक तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू कि इन इन टॉपिक से थीम आएगी, इन मतलब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ ये चीजें। अगर मैं ये चीजें पढ़ाता तो काफी डिटेल में पढ़ाता, ऑब्वियस सी बात है। बट एटलीस्ट ये जो इतना बोल रहा हूँ ना सिर्फ उतना याद रखो। यहाँ पे और क्या किया? यहाँ पे बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट जो था ना, यहाँ 1909 में मुस्लिमों को दिया गया था, वो यहाँ पे एक्सटेंड किया गया था सिख वगैरह को। ठीक है, 1935 में सेपरेट इलेक्टोरेट वुमन को, डिप्रेस्ड क्लासेस, इन सबको एक्सटेंड किया गया था। प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल में एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में। क्वेश्चन किस तरह के आए हुए हैं? सबसे पहले तो अमेंडमेंट से रिलेटेड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली क्या ऐड किया गया? 3 SI क्या ऐड किया गया था? बेसिकली यहाँ पे ऐड किया था सोशलिस्ट, सोशलिस्ट और आप लोग का सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे। और एक क्वेश्चन आया था आपका प्रियम्बल से, यूपीएससी ने ये पूछा था कि एग्जैक्ट 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जैक्ट स्टेटस क्या था? तो उसमें से आप लोगों को सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड हटाना था, क्योंकि ये तो 1976 में ऐड हुए थे। अगर इनको हटा देते तो आंसर आ जाता। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि प्रियम्बल को क्या सुप्रीम, प्रियम्बल की क्या खुद की कोई लीगल वैलिडेशन है? मतलब कि अगर प्रियम्बल को आप लोग एक सेपरेट में देखोगे ना तो इसकी ऐसा कोई लीगल वैलिडेशन नहीं है, लेकिन आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अदर पार्ट्स के साथ देखोगे तो इसकी है। डीपीएसपी पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं। डीपीएसपी का क्वेश्चन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल, इन पे क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आप लोगों को अच्छे से करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज पे क्वेश्चन आ चुका है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि प्रोटेक्ट द सोनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये किस में मेंशन है? ये बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन है। कब ऐड की गई? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, सॉन्ड सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। और ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए है, ये मतलब कि उनके लिए नहीं है, फॉरनर्स के लिए। आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से पढ़नी है। और जब भी डीपीएसपी पढ़ो ना उसके साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ना, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इजी रहे ये पहचानने में कि ये डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट पढ़ने आप लोगों को, लेकिन ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ने। जितना डेप्थ में आप लोग मॉक में क्वेश्चन आते हैं ना यूपीएससी, मतलब कि जनरली कोचिंग के जो मॉक्स होते हैं उनमें क्वेश्चन आते हैं, उतना डेप्थ में नहीं जाता यूपीएससी। लेकिन आप लोगों को ये कुछ आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 13
आर्टिकल 13 क्या है कि कोई भी लॉ जो इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि ये जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। आर्टिकल 14 राइट बिफोर इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 16 क्लॉज 4A ये बेसिकली बात करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, यानी कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन, लेकिन हमेशा आर्टिकल 4A को 335 के साथ पढ़ा जाता है, यानी कि आप प्रमोशन में रिजर्वेशन तो दे रहे हो लेकिन उसके चक्कर में ना जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है ना वो कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 21 काफी बार इंपॉर्टेंट, और आर्टिकल 19 भी लिख लेना। आर्टिकल 23 24 ये बेसिकली चाइल्ड लेबर एक्सप्लॉइटेशन इनसे रिलेटेड है। आर्टिकल 29 और 30 माइनॉरिटी से रिलेटेड है। क्या माइनॉरिटी डिफाइंड है? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आर्टिकल 32 जहां पे हिबस कॉर्पस सर्शियरी मैंडामस इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने काफी बार पूछे हुए हैं, तो आप लोगों को ये सारी चीजें आनी चाहिए। और एक यहाँ पे ना फंडामेंटल राइट में दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेसिकली। कौन कौन से आप लोग इनको ध्यान से, एक तो है ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, एक है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, एंड एक है रूल ऑफ लॉ। इन दो पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, इस पे क्वेश्चन आना पेंडिंग है, तो शायद आ सकता है इस साल, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे यूपीएससी ने कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और मोस्टली में 8 से 9 बार में ना 7 बार जो आंसर था ना कहीं ये था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है लेजिस्लेचर का, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता। देयर इज ए कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर। बस ये बेसिक कंसेप्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। रूल ऑफ लॉ पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, एवी डाइस ने दिया था, इसके तीन कंसेप्ट आप लोगों को मालूम होने चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एक सिंगल वर्ड, इस वर्ड का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, इस वर्ड का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। बस आप लोग को इतना भी मालूम है ना इस सिंगल वर्ड का मतलब, तो आप लोग यूपीएससी के पीवाईक्यू जाके देखोगे ना, कम से कम 5 से 6 बार सेम ही क्वेश्चन पूछा हुआ उन्होंने। डिफरेंट मतलब कि बार बार वो स्टेटमेंट बदल देते हैं पर आंसर सेम ही होता है, लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है फेडरल और यूनिटी फीचर। आप लोगों को ये मालूम होने चाहिए कि ये फेडरल फीचर है और ये यूनिटी फीचर्स है। फेडरल फीचर्स में जैसे क्या आ जाएगा, फेडरल फीचर क्या होते हैं, मतलब कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है आप लोगों को मालूम होना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब मुझे एक बात बताओ, हमने बोला कि फेडरल का फीचर है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं होगा तो हो सकता है कल को सेंटर जो है वो स्टेट की पावर ले ले। समझ लो, ये रिटर्न में है तभी तो मतलब कि स्टेट बोल सकता है ना। दूसरा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये हमेशा उसको फेवर करेगी जो स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग कौन होगा? सेंटर, स्टेट में से हमेशा सेंटर होगा। ठीक है, तो इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना भी जरूरी है। तो ये कंसेप्चुअल होता है बेसिकली फेडरलिज्म और यूनिटी फॉर्म ऑफ, वो देखोगे ना आप लोग कि क्या क्या फीचर्स है, वो सारा का सारा लॉजिकल है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो रटने का हो। अगर आप लोग के कंसेप्ट क्लियर है तो यू विल बी एबल टू एलिमिनेट ऑप्शंस इन द एग्जाम एंड आप अच्छे क्वेश्चन मतलब कि आंसर तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन में अब तक जितने भी क्वेश्चन आया ना जनरली उनमें ये पूछा गया है इफेक्ट के बारे में। यूपीएससी पूछता है कि नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, किस पे? पार्लियामेंट पे, स्टेट लेजिस्लेचर पे, और आपका जुडिशरी पे, फंडामेंटल राइट पे, इन सब पे। प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो क्या इंपैक्ट होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो क्या इंपैक्ट होगा। तो आप लोगों को जो इफेक्ट है ना वो याद रखना है, और इतना याद रखना कि प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तो फंडामेंटल राइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। आपके फंडामेंटल राइट जो के प्योर रहते हैं, सारा का सारा जो डिफरेंस होता है वो नेशनल इमरजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको देखने को मिलता है। तो आप लोगों को जो ये है ना ये अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट है सेंटर स्टेट रिलेशन। यूपीएससी ने क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ सेंटर स्टेट रिलेशन पे, एक बार सरकारिया कमीशन के बारे में पूछ लिया था, एक बार उन्होंने पूछ लिया था कि ऐसे कौन से प्रोविजन है जिसके अंडर पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है। तो आप लोगों को आर्टिकल याद होने चाहिए, आर्टिकल 249, आर्टिकल 252, आर्टिकल 253, आर्टिकल 256, ऐसे टोटल 5 कंडीशन, आई थिंक आर्टिकल 246 भी है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को इंप्लीमेंट करना है इंडिया को, तो हो सकता है कि उसको स्टेट मतलब कि पार्लियामेंट को जो स्टेट लिस्ट है उस पर भी कानून बनाना पड़ जाए, कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगे 356 भी है इसमें। ओके, 246 नहीं आई, 356 है। ये आप लोग को याद रखने हैं, ये आर्टिकल आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट है पार्लियामेंट।
अब पार्लियामेंट में जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए ना, वो लोकसभा और राज्यसभा के जो बेसिक है वहां से तो पूछे ही हुए हैं, प्लस में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से रिलेटेड है, यानी कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनसे रिलेटेड है। और ऐसे कौन से टूल है जिसके थ्रू लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहराते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे एडजमेंट मोशन हो गया, क्वेश्चन आवर हो गया, जीरो आवर हो गया। इस तरह की जो टूल्स है ना जो लेजिस्लेचर के पास है, तो उनसे भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में क्या डिफरेंस है, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में क्या डिफरेंस है। मनी बिल, क्या प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है, मनी बिल में ज्वाइंट सीटिंग हो सकती है, इस तरह के प्रोविजंस आप लोगों को मालूम होने चाहिए। ज्वाइंट सीटिंग पे भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका, यूपीएससी ने पूछा था जब ज्वाइंट सीटिंग होती है तो कौन सी मेजोरिटी से बिल पास होता है, तो वो पास होता है सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है। और ज्वाइंट सीटिंग जो है ना, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में होती, ना ही मनी बिल में होती, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ज्वाइंट सीटिंग सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी और फाइनेंशियल बिल में ही होती है। पार्लियामेंट्री कमेटी पे ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक है। तो इसमें आपका एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक स्क्रूटनी, ये सारी की सारी जो कमेटी है वो इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोग एक काम करना, जो तीन कमेटी है ना, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, और आपकी एक और है पब्लिक, कौन सी मेरे को याद नहीं आ रही, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है। तो ये जो तीन कमेटी है ना, ये तो आप लोग डिटेल में कर लेना कि इनका टेन्योर टर्म 1 साल की होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इलेक्ट होते हैं, इस तरह का ये तो कर लेना डिटेल में। बाकी की जो कमेटी है ना, उनके सिर्फ ऑब्जेक्टिव देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ये मत देखना लोकसभा के मेंबर है, राज्यसभा के मेंबर है, बस ये तीन कमेटी को डिटेल में करके, बाकी आप लोग अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी देख लोगे तो आप लोगों का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि आप लोग को ये देखना है लोकसभा और राज्यसभा की पावर। यहां से यूपीएससी ने काफी सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं जहां पे वो लोकसभा और राज्यसभा की पावर को मिक्स कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे यूपीएससी स्टेटमेंट दे देता है कि जो राज्यसभा की पावर है ना, राज्यसभा जो है वो अमेंड कर सकता है मनी बिल को, राज्यसभा जो है वो डिस्कस और वोट कर सकता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट को राज्यसभा डिस्कस तो कर सकता है पर उसमें वोट नहीं कर सकता। तो ये बातें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो आप लोग जब रिवाइज करो तो इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना। और कुछ स्पेशल पावर जो लोकसभा और राज्यसभा को, एग्जांपल के तौर पर राज्यसभा की स्पेशल पावर है आर्टिकल 312 की ऑल इंडिया सर्विसेज को बनानी है तो राज्यसभा बना सकते हैं, इस तरह की चीजें। नेक्स्ट है स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर में ना आप लोगों को तीन चार चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो मिनिमम स्ट्रेंथ कितने, मिनिमम स्ट्रेंथ किस चीज की, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो 60 है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश होगा, गोवा हो गया, ये एक्सेप्शन है। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इस जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी है, वो होनी चाहिए 40। लेजिस्लेटिव असेंबली की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, 500। और लेजिस्लेटिव काउंसिल की एज सच मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, जितनी लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ होगी उसका 1/3 ये मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है। और मिनिमम 40 तो है ही। तो ये आप लोगों को याद रखना। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो चेयरमैन होता है उसको कौन इलेक्ट करते हैं, गवर्नर इलेक्ट नहीं करता, वो अपने ही लोगों में से खुद इलेक्ट होते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट है गवर्नर और प्रेसिडेंट के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए, किसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी है, किसके पास सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। गवर्नर के पास ना सिचुएशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों तरह की डिस्क्रिशनरी पावर है, जबकि प्रेसिडेंट के पास सिर्फ और सिर्फ, अगर आप लोग देखोगे तो सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर है। एमपी और एमएलए की वोट की क्या वैल्यू है, इस पे भी यूपीएससी ने तीन चार बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सो वोट ऑफ एमपी और एमएलए पे काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। जो लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोगों का 2023 में ही पूछा गया था। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एमपीज की वोट सेम रहती है, वेरी करती है, एमएलए की वोट, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट, पार्डनिंग पावर। सो बेसिकली जो पार्डनिंग पावर है गवर्नर और प्रेसिडेंट की, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या। अब मैं आपको ना एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, इसमें आप लोग एक बार इसको ध्यान से सुनना। देखो स्टेटमेंट है कि गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है, ये स्टेटमेंट तो है गलत। लेकिन अगर स्टेटमेंट ऐसे हो कि गवर्नर डेथ सेंटेंस को कोम्यूट कर सकता है, कोम्यूट क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। ऐसा मत सोचना कि डेथ पेनल्टी में तो गवर्नमेंट का, गवर्नर का कोई रोल ही नहीं है। ये गवर्नर कोम्यूट कर सकता है, पार्डन नहीं कर सकता। पार्डनिंग की पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। ओके, सो दीज आर द टेप्स जो आप लोग को ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है पार्डनिंग पावर, वीटो पावर, कि हमारे पास कौन कौन सी वीटो है, कौन सी नहीं है। तो इतना याद रखना, भारत के जो प्रेसिडेंट है उनके पास जो वीटो है वो क्वालिफाइड वीटो नहीं है।
पॉकेट वीटो है, सस्पेंसिव वीटो है, एब्सोल्यूट वीटो है, लेकिन क्वालिफाइड वीटो नहीं है। क्वालिफाइड वीटो यूएसए के प्रेसिडेंट के पास है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का आप लोगों को कंडीशन मालूम होनी चाहिए। और इसके रिलेटेड आर्टिकल 123 एंड 213। आर्टिकल 123 क्या है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेके आ सकता है जब एक या दो, मतलब कि एक सेशन हाउस में ना हो। और 213 जो है वो गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंडर जो एक रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी ना कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो 15% ऑफ टोटल सीट से ज्यादा नहीं हो सकते, तो वो आप लोगों को याद रखना है। प्लस में दिल्ली जो है इसमें एक एक्सेप्शन है कि दिल्ली में जो है वो आई थिंक मैक्सिमम 10 तक रखा गया है कि मैक्सिमम जो है वो 10 ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। ये आप लोगों को एक बार ध्यान से देख लेना इसको। नेक्स्ट है पंचायती राज। अब पंचायती राज कौन सी लिस्ट में है? स्टेट लिस्ट में है। क्वेश्चन ऐसे आया था कि जो 1919 का एक्ट आया था उसमें एक तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन ऐसे पूछा, पंचायती राज जो है ना वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट में था, जो कि ठीक स्टेटमेंट थी। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्रोविंशियल और ट्रांसफर सब्जेक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर कौन कौन से प्रोविजन है, कौन से नहीं है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ग्राम सभा। अब ना आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल और आपके फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो जनरली ग्राम सभा पे ही कंसंट्रेटेड होते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे एक पेसा एक्ट है, ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, ये मालूम होना चाहिए। फिफ्थ शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, कौन कौन से स्टेट्स आते हैं आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सिक्स शेड्यूल में कौन से आते हैं, फिफ्थ शेड्यूल में 10-11 स्टेट्स आते हैं। ओके, इजी है याद करना, एक बार मैप में देखो तो याद रह जाएगा। ऊपर हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के नीचे आप लोगों का ये क्या नाम है, मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र, यहाँ पे सॉरी गुजरात, गुजरात के नीचे है महाराष्ट्र, उसके साइड में मध्य प्रदेश, फिर उसके साइड में उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये एक पूरी बेल्ट है। ओके, और बिहार भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक बार देख लेना फिफ्थ शेड्यूल में कौन कौन से एरियाज है। ये वाली बेल्ट ही है जनरली, एक ऊपर हिमाचल प्रदेश है, फिर नीचे वाले एरियाज है। ओके, नेक्स्ट मुनि, हाँ एक क्वेश्चन और। पंचायती राज में ना एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली पंचायती राज का। जब आप लोग ऑब्जेक्टिव करो ना तो इसमें याद रखना, एक ऑब्जेक्टिव इसका एक ही स्टेटमेंट पे बार बार क्वेश्चन आते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ये वर्ड आप लोगों को याद रखना है। ये दोबारा भी रिपीट हो सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी 2 बार रिपीट हो चुका है, 2 बार रिपीट हो चुका है। जहां पे यूपीएससी ने पूछा था कि पंचायती राज को लेके आने का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या था। एक तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन तो था, उसमें पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी मिलेगा, वो आप लोगों को कट करना है। और डेमो ये वर्ड याद रखना मेन। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में से अगर मतलब चुनना हो ना तो यही वाला चुनना आप लोगों को। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है म्युनिसिपैलिटी। इसमें ना जनरली हम लोग जब टेस्ट सीरीज देते हैं ना तो उसमें क्वेश्चंस आते हैं कि टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटी, पोर्ट ट्रस्ट एंड ऑल दैट। यूपीएससी ने उसमें से आज तक एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की पहली म्युनिसिपैलिटी कहाँ बनाई गई, कहाँ नहीं, और जो 12th शेड्यूल है मतलब कि उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट मैटर है, कौन से नहीं है, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, और इनके इलेक्शंस कैसे होते हैं कैसे नहीं, ये चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज की कोई भी टेबल देख लेना। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बोलूंगा, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, कैग और एजीआई, इनको आप लोग डिटेल में करना। एजीआई मैंने डिटेल में ऑलरेडी कवर करा दिया है। बाकी के ये मतलब कि जो हम लोगों ने पीवाईक्यूज की सीरीज कंटिन्यू कर रखे ना, जहाँ पे मैं 2013, 14, 15 के पीवाईक्यू डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ काफी डिटेल में, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो उसमें एजीआई मैंने बहुत डिटेल में कवर किया, इससे अलग कुछ नहीं करना। एजीआई में जितना वीडियो में उतना ही मोर देन इनफ है। ये तीन, और फाइनेंस कमीशन मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, इलेक्शन कमिश्नर और कैग कर लेना। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में ईडी इस साल काफी इंपॉर्टेंट है, ईडी हमेशा न्यूज में रहती है। सीबीआई, लोकपाल, लोक आयुक्ता, एनआईए, सीवीसी, सीआईसी। सीआईसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी राइट टू इन्फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि 2008 के बाद बनाई गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस साल के लिए जो इंपॉर्टेंट वो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है। बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, आई थिंक उनका जो अपॉइंटमेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आया है। एंटी डिफेक्शन लॉ, इलेक्शन रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म और उनसे रिलेटेड कमेटी जैसे इंद्रजीत कमेटी, वोरा कमेटी, ठीक है, दिनेश गोस्वामी कमेटी, इनके बारे में मालूम होना चाहिए। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 51 के बीच में क्या डिफरेंस है। वीवीपैट, टोटलाइजर मशीन, ये इंपॉर्टेंट है, टोटलाइजर मशीन न्यूज में है। और आपका ईवीएम और टाइप ऑफ इलेक्शन, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये टाइप ऑफ
वो है कि किस तरह से इलेक्शंस होती है, ये आप लोगों को मालूम होने चाहिए। तो गाइस अगर आप इतना कर लेते हो ना, तो मेरे हिसाब से जो 90% आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस है वो ठीक हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कौन से सब्जेक्ट की वीडियो बनानी है, मैं उस सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊंगा। और बाकी हमारी PYQ सीरीज चल रही है। सो थैंक यू, जय हिंद।